आपसे कह रहा है अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट बाय द पाथ। पहले आप लोग इसका मीनिंग समझिए। अब अगर हम फोर्स को एक्सप्लेन करें, ऊपर देखना है, अगर हम जो है फोर्स को एक्सप्लेन करें तो फोर्स को एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से करेंगे कि हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और वो फोर्स क्या हो गया आपका, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, मूव हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट ने अपनी क्या चेंज की है, चेंज की है पोजीशन। एक बार नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पोजीशन। ये चीज नोट करना अभी, हाँ अभी आएगा इसके ऊपर जिक्र। चलिए, तो पोजीशन चेंज करे ऑब्जेक्ट अपनी, है ना, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसे बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपनी बॉडी को खुद पुल कर रहा हूँ, मैं इस स्थिति से इस स्थिति तक पहुँच गया, तो क्या ये वर्क डन है। मैंने खुद अपनी बॉडी को फोर्स दिया है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के रूप में खुद को देख लीजिए, या जो आपकी जो गाड़ी मोटर चलती रहती हैं, आप जो सामान लेके आ रहे हो, अपने घर से बैग लेके आ रहे हो यहाँ पर वगैरह वगैरह, कॉपी किताब लेके आ रहे हो, है ना, तो ये सब आपको फोर्स दिखाएगा। लेकिन इसने क्या बोला कि जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होगा जिसमें वर्क डन किन्हीं 2 पॉइंट के बीच का वर्क डन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट मतलब बात समझ आ रही है, स्वतंत्र, फ्री। मतलब अब सुनिए, किसके बीच का, 2 पॉइंट के बीच का। सुनना भी, सपोज करो कि एक पॉइंट ये रहा, है ना, सपोज करो एक पॉइंट आपका ये रहा। आप किसी ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट चार्ज बाद में बोलूंगा, आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पाथ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जा रहे हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, यानी कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन। सुनिए, आप उसको चाहे ऐसे लेके आ गए पॉइंट बी तक, आप उसको स्ट्रेट लाए पॉइंट बी तक, आप उसको ऐसे लाए, आप कैसे भी लाइए, आप कैसे भी लेके आइए, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, क्योंकि अगर फोर्स लगा है तो वर्क डन होगा। किस केस में होगा? जब ऑब्जेक्ट अपनी क्या चेंज करे, पोजीशन चेंज करे। और यहाँ वही तो हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से, मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंच रहा है ना, तो वर्क हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर वर्क होगा तो बेटा फोर्स का जिक्र आएगा, उसका जिक्र आना है। अब इसे फिर से पढ़िए एक बार। मैंने क्या बोला कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चार्ज, हम मानेंगे इस केस में, किसी एक पॉइंट से, लिखा 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आए, और जो वो फोर्स है वो जो है रास्ते पे, जो पाथ है, जो उसका ट्रैवलिंग का जो पाथ है उस पर डिपेंड ना करे। रास्ता कैसे भी हो सकता है, आगे देखना, अब आगे पढ़ेंगे इसको। रास्ता कैसे भी हो सकता है, वर्क डन क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा, वर्क डन हमेशा 0 होगा। आगे समझ में कितना, पहले क्या बोल रहा हूं मैं, यानी कि वो फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट मूव तो करे, एक डिस्टेंस कवर भी करे, लेकिन डिस्टेंस वो कैसे कवर कर रहा है, उसका पाथ क्या है, इस पे डिपेंड वो फोर्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसे बोलेंगे कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। अब सुनिए, तो कंजर्वेटिव फोर्स में ना वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये पॉइंट समझे, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। बाकी मैं भी इसको एक्सप्लेन भी करता हूं आप लोगों के सामने, चेक करेंगे। तो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज पाथ ऑलवेज 0। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और आपने क्लास 9th में W = F × S पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा होगा। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में कॉस थीटा, याद हो अगर तो, याद है अगर तो सुनिए। अब मैं इसको करूंगा एक्सप्लेन, जो अभी जो जानकारी आपको दी सब प्रॉपर है। अब मैं ये बात करूंगा कि वर्क डन 0 क्यों होगा, आ जाए इसमें बस। अब मैं क्या बात करूंगा कि वर्क डन 0 क्यों होगा। आपने 2 पॉइंट पकड़ने हैं, एक तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा, किससे, पाथ से। दूसरा, किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हमेशा क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं। अब सुनिए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, अब देखना है। हम यहां बात करेंगे स्प्रिंग, ठीक है। सपोज करो कि ये एक सॉलिड बेस हो गया, कुछ मान लो स्प्रिंग, ठीक है, और ये आपकी है एक स्प्रिंग है।
ठीक है। स्प्रिंग के इस हिस्से को मैंने इस सॉलिड बेस से फिक्स कर दिया और इस हिस्से को मैंने एक चीज़ से, सपोज एक आयरन बोर्ड या वुडन बोर्ड से बांध दिया। अब सुनिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मैं आऊँगा पोजीशन पे, हाँ, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब ये मानो कि आप लोगों ने क्या, अच्छा देखो, इस स्प्रिंग की जो नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, ये अपने ऊपर लगने वाले फोर्स को अपोज करेगी, पता है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस स्प्रिंग को इस तरफ पुल करूँगा, मतलब ये मेरा फोर्स है, या आप खुद को देख लीजिए, ये आप जो है इस स्प्रिंग को इस तरफ पुल कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी स्प्रिंग जो है फोर्स के कारण इस तरफ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। माना जब आपने ऐसा किया तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कुछ छोटी होकर कुछ यहाँ पहुँच गई। आगे बात समझ में। अब सुनिए, हमारा फोर्स तो बेटा ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, चेक कर रो 2 पॉइंट्स बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो फोर्स कहाँ से पता लगा, फोर्स लगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं, है ना। अब सुनिए, ये फोर्स तो हमारा है, ठीक, और ये फोर्स स्प्रिंग का है। नॉर्मल सी बात है, आपसे मैंने क्या बोला कि स्प्रिंग अपने ऊपर लगने वाले डिफॉर्मेशन फोर्स को अपोज करेगा, वो तो करता है। अगर आप कोई भी इलास्टिक खींचोगे ना तो हमको भी तो एक खिंचाव होता है, महसूस नहीं होता। अगर मैं इलास्टिक यूँ खींच रहा हूँ या रबड़ खींच रहा हूँ मैं ऐसा, तो क्या लगेगा मुझे जो है कोई खींच रहा होगा अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है। तो ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी स्प्रिंग की। अब क्या होगा, तो अब मैं आता हूँ इस फॉर्मूले में, क्या, W1 पहला वर्क डन, जब फोर्स हमने इस तरफ लगाया, पहला वर्क डन, W1 इक्वल टू क्या, FS cos थीटा। अब सुनिए, तो इस केस में थीटा लेंगे 180 डिग्री। पता है क्यों, वो इसीलिए क्योंकि सुनना बेटा, वो इसीलिए क्योंकि दोनों फोर्स, ये फोर्स हमारा है, ठीक है, ये फोर्स स्प्रिंग हम पे लगा रही है अपोजिट, हम पे लगा रही है पोजीशन। अब सुनिए क्या होता है, तो हमारा और इसका फोर्स अपोजिट है, और यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। और अगर हमारा फोर्स भी इस तरफ, सुन लीजिए, और स्प्रिंग का फोर्स भी इस तरफ, तब 0 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, 0 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ये आपने 11th में पढ़ा होगा बेटा, वेक्टर्स में जो भी है। तो हमारा फोर्स इस तरफ लग रहा है, सुनना, और स्प्रिंग हम अपोजिट लगा रही फोर्स उस तरफ के लिए। तो ऐसी स्थिति में कितना लेंगे, cos 180 डिग्री लेंगे। तो W1 इक्वल टू FS, और cos 180 कितना होता है, माइनस का 1 होता है, चेक करो। तो W1 इक्वल टू माइनस का FS। आए बात समझ में। तो ये पहला केस हो गया आपका, है ना। अब सुनिए, अगर मैं अब यहाँ पर एक और केस लेके चलता हूँ, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ऊपर देखना, पहला पाथ इस तरफ ले गया, इंडिपेंडेंट है पाथ से। सुनो, जो चल रहा है सुनिए उसके, तो पहला पाथ इस तरफ के ले गया। सुनो, समझ में आ रहा है, देखो डिस्टेंस ये छोटी हुई ना इसकी बेटा, तो पाथ ये रहा इसका। अब दूसरा पाथ क्या होगा, अब ये मान लो कि स्प्रिंग को मैंने इस जगह से बैक कर दिया, मतलब बी पॉइंट पे आ गई थी स्प्रिंग। फिर सुनिए, स्प्रिंग बी पॉइंट पे आ गई थी, मैंने इसे फिर फोर्स लगाया, हालांकि मैं इसे पॉइंट ए पे लेके नहीं आऊँगा, मान लो एक बारी के लिए। तो मेरा फोर्स भी इस तरफ के लिए और स्प्रिंग का फोर्स भी उसी तरफ के लिए। स्प्रिंग की नेचुरल टेंडेंसी, नहीं समझ में आ रहा बात समझ में आ गई ना। पॉइंट ए क्रॉस नहीं करना, पॉइंट ए पे लेके आना है, पॉइंट ए पे लेके आना है, जो पॉइंट जो उसकी पोजीशंस है। चलिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, W2 इक्वल टू व्हाट, FS cos थीटा। और ऐसी स्थिति में मैंने आपसे क्या बोला, 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। अब देखिए यहाँ कर दूं, तो स्प्रिंग पे लगने वाला टोटल वर्क कितना होगा, स्प्रिंग पे होने वाला टोटल वर्क कितना होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 कितना है, माइनस का FS, W2 कितना है, प्लस का FS। चेक करो, प्लस का FS हो गया, तो भैया दोनों सेम है, 0। आई बात समझ में। तो मतलब उसने इसलिए बोला था कि कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा।